मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। किसी की आँख में पानी ही पानी छोड़ आया हूँ। अभी उससे मिलने का बहाना और करना है। अभी उसके कमरे में निशानी छोड़ आया हूँ। बस इतना सोच के मुझे अपने पास तुम रखो, तुम्हारे वास्ते मैं हुक्मरानी छोड़ आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 12 और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के MCQ उसके शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और मुनासिब रहा तो इसी लेक्चर में हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल के लिए अगला लेक्चर का इंतखाब करेंगे। तो प्यारे बेटे आइए, मैंने आपके सामने MCQ लिख दिए हुए हैं बोर्ड के ऊपर, तो इन्हें स्टडी करते हैं कि ये क्या कहते हैं। बहुत आसान है। जिस बच्चे ने ये पूरा चैप्टर लेक्चर्स लिए हैं, पढ़े हैं, वो मैं उन्हें ना भी पढ़ाऊँ ये MCQ तो वो खुद भी कर लेंगे। खैर, तो आइए वादे के मुताबिक हम इनको स्टडी करते हैं। पहला MCQ देखते हैं। नंबर 1 MCQ है कि स्टैंडर्ड हीट, ये है लव स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये आपके पास 4 रिएक्शन है। आपने ये बताना है कि इस 4 रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए 2-3 चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है। पहली बात पता है क्या है, जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जिसमें कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल या एलिमेंट स्टेबल रहता है, यानी स्टेबल फॉर्म में रहता है, उसे स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। और दूसरी बात का जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो 1 मोल बन रहा हो, क्योंकि फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट के बनने की ही बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला केस किसमें है? कार्बन है डायमंड में। आपको पता है कार्बन अपनी डायमंड हालत में नहीं होता स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है, वो उसमें ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो फिर इधर देखो दूसरा केस, पहला तो इधर से ही कट हो गया। पहले जो हमने देखा कि कार्बन तो डायमंड फॉर्म में है, इसका मतलब कार्बन तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। आइए दूसरा MCQ देखते हैं। कार्बन है जो कि ग्रेफाइट की हालत में है। आपको पता है कार्बन की ग्रेफाइट हालत उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस है और हाइड्रोजन आपको पता है गैस की हालत में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। और ये देखो C2H4G, ग्राम नहीं सॉरी गैस, ये C2H4 है ईथीन, ये भी एक गैस है और ये गैस की हालत में ही स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसका आंसर यही है। अगर आप इसको एक लम्हे के लिए सिलेक्ट कर भी लें कि इसका आंसर यही है, तो जरा नीचे वाले देख लेते हैं। इधर भी कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की हालत में है, हाइड्रोजन भी गैस की हालत में है, मगर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस की हालत में है, मगर हमारा प्रोडक्ट हाफ मोल बन रहा है। हमने कहा था हमारा प्रोडक्ट कितने मोल बनना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारा प्रोडक्ट है ही 1 मोल, इसलिए यही आंसर करेक्ट लग रहा है। अभी तक हमने बाकियों को नहीं देखा। इधर कार्बन फिर डायमंड में है। हाँ, अरे जहां पर कार्बन डायमंड में होता है वो आंसर नहीं होता, आंसर फिर इसका मतलब यही बीटा वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वो कहता है करेक्टली डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, सॉलिड हालत में एग्जिस्ट करता है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। एक बात है कि ये जो मैं आपके सामने ना स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखी है, ठीक है, बात आपको समझ आ जाएगी। तो प्यारे बेटे वो कहता है कि 4 रिएक्शन में से बताओ कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमें लेटेस्ट एनर्जी के बारे में बता रहा है। अगर आपको याद हो तो आपने लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि गैस की हालत में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब आपस में मिले और सॉलिड हालत में, क्रिस्टल हालत में आयोनिक कंपाउंड बने, तो उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। पहले देखो, मैग्नीशियम है सॉलिड हालत में और ये आयन भी नहीं है, ये एटम की हालत में है, तो ये वाला रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा देखें, इसमें मैग्नीशियम अपने आयन की सूरत में है और गैस की हालत में है। वेरी नाइस, ये तो ठीक है। इसमें क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन है
और गैस की हालत में है, बिल्कुल ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है गैस की हालत में, ना 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 ना, मैग्नीशियम क्लोराइड तो बनना चाहिए सॉलिड की हालत में। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी रॉन्ग है। तीसरी इक्वेशन देखिए, मैग्नीशियम है आयन की सूरत में सॉलिड, सॉलिड हमको नहीं चाहिए, हमको तो गैस में चाहिए, इसलिए ये भी इक्वेशन नहीं है। आइए आखिरी, जब ये तीनों नहीं हैं तो इसका मतलब जवाब किस में होगा, इसी आखिरी में होगा। मैग्नीशियम +2 गैस की हालत में, क्लोराइड आयन गैस की हालत में, और MgCl सॉलिड की हालत में, और है भी 1 मोल, ये भी याद रखना होता है। तो ये जनाब दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट MCQ देखें, 2 जार हैं, जार A और जार B, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं कितने, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखना, मैं आपको किताब के मुताबिक ही समझाता हूँ। ये 2 जार हैं, इसको जार A कहते हैं, इसको जार B कहते हैं, दरमियान में पार्टीशन है, ठीक है, लॉक है, दरवाज़ा है। इस जार में 100 मॉलिक्यूल हैं। अगर वो कहता है ये दरवाज़ा हटा दें तो ये B में जाएंगे और B वाली साइड पे भी जाएंगे, और जो है ना जनाब A वाली साइड पे भी रहेंगे, तो इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी ये आपने बताना है। ये हमने एंट्रोपी वाले टॉपिक में एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, वो फार्मूला था x की पावर y, और मैंने कहा था कि x जो है दैट इज नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ जार, और y जो है y दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस फार्मूले में लगा दो वैल्यू, नंबर ऑफ जार कितने हैं, 2, एक A वाला एक B वाला, तो x की जगह 2 लगाओगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 100, तो 2 की पावर y जो है वो 100 बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है, A नहीं है, B भी नहीं है, C इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 2 की पावर 100 मॉलिक्यूल, और ये एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी हमें उन्होंने दी थी। आगे चलते हैं, अगला MCQ पढ़ते हैं। वो कहता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आप चेक करें उसके लिए क्या कंडीशन है। आपको बताया था जो डेल्टा G होती है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव होती है ना तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल्टा G जो है वो जनाबे वाला पॉजिटिव है तो फिर रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब डेल्टा G का फार्मूला याद करो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। ये था ये था फ्री एनर्जी का फार्मूला, यानी जिब्स फ्री एनर्जी। तो जिब्स फ्री एनर्जी का ये फार्मूला था। अब आप इधर देखना, डेल्टा H माइनस डेल्टा TS मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा, ये डेल्टा H माइनस डेल्टा TS ये क्या है, ये डेल्टा G ही तो है, डेल्टा H माइनस डेल्टा TS क्या है, डेल्टा G ही तो है। इसका मतलब ये है डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो इक्वेशन ही नहीं है, ये तो है ही गलत। उसके बाद डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा H अगर नेगेटिव है इसका मतलब आपको पता है कि डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो फिर रिएक्शन खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और इस ये भी आंसर सही है। और डेल्टा S जो है मस्ट बी नेगेटिव, अगर डेल्टा S नेगेटिव है इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है, और ये फेवरेबल नहीं है स्पॉन्टेनिटी के लिए। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या फेवरेबल है कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही हो, यानी यहाँ पॉजिटिव हो। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, मगर ज्यादा बेहतर कौन सा है, आप डेल्टा H से फाइनली नहीं पता कर सकते कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो डेल्टा H से तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडो है। तो बेहतर जो टर्म है वो यही होती है डेल्टा G, इसलिए तो हम इसको पढ़ते हैं, तो सही आंसर जो है वो अल्फा आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो MCQ नंबर 5 है वो है कैलोरी कंटेंट। कैलोरी कंटेंट क्या होता है कि हमने 1 ग्राम ग्लूकोज खाया, वो हमारे जिस्म में गया, वो वहाँ पर जाके डाइजेस्ट हुआ, मेटाबोलेट हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, किलो कैलोरी में वो
वो जो है उसे कहते थे कैलोरी कंटेंट। वो कहते हैं कैलोरी कंटेंट रिलेटेड टू विच क्वांटिटी का मतलब है इनमें से कैलोरी कंटेंट किसके साथ रिलेटेड है। आप सीधा सीधा कैलोरी कंटेंट का फार्मूला लिख लें। कैलोरी कंटेंट बराबर होती है माइनस डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय 4.184 कन्वर्जन फैक्टर। ये फार्मूला हमने देखा था, यूनिट भी लगाए थे। तो आप इस पूरे फार्मूले में देखें कि कैलोरी कंटेंट जो है उसका किसके साथ ताल्लुक है, डेल्टा एच के साथ ताल्लुक है, यानी एंथैल्पी चेंज के साथ ताल्लुक है, और ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होती है, याद रखा करें। तो डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। यही इसका करेक्ट आंसर है, और सी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एमसीक्यू है विच वन नॉट डिटरमाइंड बाय हेसेस लॉ। इनमें से कौन है जिसे हम हेसेस लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे हाँ, हम एंथैल्पी ऑफ, ये क्या है, ईए, ये एंथैल्पी तो नहीं है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हेसेस लॉ से। तो यही मेरे बेटे इसका आंसर है। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है, कहता है फॉर विच ग्रेटर, फॉर विच इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एच HYD यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किस में ज्यादा होगी। उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू charge density, and charge density is directly proportional to charge and divided by and inversely proportional to size। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। इस फार्मूले की मदद से हमें ये एमसीक्यू समझ आ जाएगा। तो देखें, पहला पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं कि पहले पॉइंट में उसने हमसे पूछा क्या है। वो कहता है लार्जर आयोनिक रेडियस, स्मॉलर चार्ज। रेडियस बड़ा है, ठीक है, और चार्ज जो है वो कम है। रेडियस बढ़ेगा, सुनना, रेडियस बढ़ेगा हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम, और चार्ज कम होगा तो भी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। तो अगर चार्ज डेंसिटी दोनों केसेस में कम हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो ये तो है नहीं, हमें ग्रेटर वाला ढूंढना है। आगे चलते हैं, स्मॉलर आयोनिक रेडियस, स्मॉलर चार्ज। अब समझना, आयोनिक रेडियस जो है वो कम है और चार्ज जो है वो भी कम है। आप समझिएगा मेरी बात को। साइज, आयोनिक रेडियस का मतलब होता है साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, मगर चार्ज फिर कम है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। अब एक फैक्टर से चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, दूसरे फैक्टर से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो ओवरऑल तो चार्ज डेंसिटी चेंज ही नहीं होगी। जब चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा देखें, लार्जर आयोनिक रेडियस, लार्जर चार्ज। इसको समझते हैं। देखो भाई, आयोनिक रेडियस जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। नहीं, चार्ज डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि साइज और चार्ज डेंसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज जो है वो ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक हो गया। तो साइज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है। दूसरा फैक्टर देखें, लार्ज चार्ज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी क्या है, वो ज्यादा है। अब यहाँ भी वही केस है कि एक फैक्टर चार्ज डेंसिटी को घटा रहा है, एक फैक्टर चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इस बेचारी पर कोई असर नहीं होगा। जब ये पहले तीन नहीं है तो जाहिर सी बात है आखिरी होगा। और जरा आखिरी को देखते हैं, स्मॉलर आयोनिक रेडियस, लार्जर चार्ज। तवज्जो कीजिएगा, अब समझना, स्मॉलर रेडियस साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ठीक हो गया। और चार्ज ज्यादा है, चार्ज अगर ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है। दोनों चीजें ज्यादा हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। तो दिस आंसर, द डेल्टा आंसर इज करेक्ट वन। बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपने मेहनत को जाया नहीं करना, तैयारी बड़ी अच्छी करनी है। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा। कहते हैं बख्त जिसको आकर गुलाम होगा। वो शक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई, बगैर इसके किसी ने हरगिज़ न पाई। इज्जत
फजीलत न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। एमसीक्यू नंबर 8 देखिए, वो कहता है एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का कोई एक्सप्रेशन है? जी बिल्कुल, हमने टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था, याद है? तो ये वाला एक्सप्रेशन था डेल्टा HSOL, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होती है लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसको यूं भी लिखा जाता है, यानी इसी वाले को थोड़ा सा चेंज यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा HSOL एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H लैटिस, ठीक है, प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, यूं भी लिख सकते हैं। सर जी ये आपने क्या किया? बेटा जानी आपको पता है लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में भी होती है और लैटिस एनर्जी नेगेटिव में भी होती है, तो दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक हैं। कैसे? आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या होती है? हाँ आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। आयन है गैसियस हालत में अपोजिट चार्ज वाले, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड बनाएंगे, तो उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो लैटिस एनर्जी को हम नेगेटिव में लेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप उसी आयोनिक कंपाउंड को दोबारा से तोड़कर उसके आयन में ले जाना चाहते हैं तो सेम वही एनर्जी आपको दोबारा से देनी पड़ेगी, तो तब लैटिस एनर्जी का केस होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी ठीक है और पॉजिटिव भी ठीक है, ये वाला फार्मूला भी दुरुस्त है, ये वाला भी दुरुस्त है। तो इस हमारे आंसर में पहला जो है ये भी आंसर ठीक है और चार्ली सी वाला आंसर भी ठीक है, मगर रिसर्च के मुताबिक जो ज्यादा बेस्ट आंसर है वो आपने ये वाला चार्ली वाला लगाना है। उसकी वजह ये होती है कि लैटिस एनर्जी को ज्यादातर डेफिनेशंस में, बुक्स में, हेल्पिंग बुक हो, टेक्स्ट बुक हो या कोई लर्निंग मटेरियल हो, उसमें ज़्यादातर लैटिस एनर्जी को हम क्या लेते हैं? लैटिस एनर्जी को हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये आंसर आपकी की बुक्स के मुताबिक भी यही है और आपने भी यही लगाना है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन शोज, इस इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर के बारे में बताती है? ये बिल्कुल ऐसा ही एमसीक्यू है जैसा हमने पहला पढ़ा था। आपने देखना है कि इनमें से कौन से रिएक्टेंट जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हैं और प्रोडक्ट भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो और प्रोडक्ट कितने मोल बन रहा हो? 1 मोल बन रहा हो। तो पहला रिएक्शन देखें, H जो है वो H एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें H को एटम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे देखें, आगे क्या है? दूसरा देखें, H2 गैस की हालत में है और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस की हालत में है और पानी जो है वो भी गैस। हाँ, हमें पानी लिक्विड हालत में बनाना है। चार्ली ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन गैस की हालत में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस की हालत में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, वाटर लिक्विड हालत में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, और बन भी कितने मोल रहा है? 1 मोल बन रहा है। और बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। हमें रिएक्टेंट के मोल से गर्ज नहीं है, हमें प्रोडक्ट के मोल से गर्ज होती है फॉर्मेशन वाले केस में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 10 के एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड अपॉन, कौन सी चीज पे डिपेंड करती है? ये हमने हेस लॉ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो एंथैल्पी चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर। तो आइए जरा एमसीक्यू में आंसर तलाश करते हैं। क्या पाथ पे एंथैल्पी डिपेंड करती है? आंसर है नो। क्या कैटलिस्ट पे एंथैल्पी डिपेंड करती है? आंसर है नो। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जी हाँ, दिस आंसर इज करेक्ट वन। तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, बस यही आंसर क्लिक कर दीजिए। एमसीक्यू नंबर 11 देखें, विच प्रोसेस शोज इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये 4 प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस होंगे और इनमें से आपने बताना है कि किस में एंट्रोपी बढ़ रही है। पहला देखें, पहला है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर फ्रीज होता है ना तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। आपको पता है लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। तो पहले केस में एंट्रोपी घट रही है। दूसरा देखें, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। स्टीम क्या है? गैस है, और अगर स्टीम यानी गैस कंडेंस होकर लिक्विड में चली जाए तो उसे कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कहते हैं। तो गैस लिक्विड में जा रही है तो एंट्रोपी घट रही है, क्योंकि गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम। नेक्स्ट देखें, डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। ये ठीक है, किसी भी सॉलिड को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉलिड टूट टूट के लिक्विड का हिस्सा बनता है, बिखरता है। बिखरेगा तो बिगाड़ पैदा होगा, अरे बिगाड़ पैदा होगा तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर चार्ली है।
अगला भी एहतियातन देख लें, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल जब बनता है तो भी इकट्ठे होते हैं मॉलिक्यूल, तो वहां भी एंट्रोपी घटती है, तो सिर्फ सी वाले में एंट्रोपी बढ़ रही है। आगे देखें, लास्ट एमसीक्यू है, एक रिएक्शन है, ठीक है, उसकी डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा एच लेस देन 0 है, बताओ वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? ट्रिक समझाई थी आपको, याद होगी, नहीं है तो इधर देखें, डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। आपको पता है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो ना तो ये स्पॉन्टेनिटी का साइन नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनिटी का साइन है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, उसे हीट देनी पड़ती है। और दूसरा केस देखें, एस जो है डेल्टा एस एंट्रोपी है 0 से क्या है, कम है, तो 0 से कम क्या होगी, नेगेटिव में होगी। नेगेटिव का मतलब आप जानते हैं कि एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी का जो घटना है, बिगाड़ का जो कम होना है, वो स्पॉन्टेनिटी के फेवर में नहीं है, एंट्रोपी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी के फेवर में होता है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये वाला जो इफेक्ट है ये भी बता रहा है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये वाला जो इफेक्ट है ये भी बता रहा है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो जो टेबल में दूसरी लाइन पड़ी थी उसी का आंसर तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। यहां पर आके हमारे एक्सरसाइज के एमसीक्यू वाइंड अप हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले 12 शॉर्ट क्वेश्चन। जिस तरह से एमसीक्यू 12 थे वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी 12 है। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी हेल्पिंग बुक से तैयारी करने की, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज पूरी लिख दी है, मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं, सिर्फ मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि उसने हमसे कौन कौन से सवालात पूछे हैं। पहला जो सवाल उसने हमसे पूछा है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर मौजूद है। आप पूछेंगे कहाँ, तो मैं कहूँगा पेज नंबर 113 को जाकर खोलें अपनी किताब को और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशनें लिखी हुई हैं, वहीं पर एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं, फार्मूले शार्मूले सारा कुछ लिखे हुए हैं, आप वो वहाँ से करेंगे। नेक्स्ट दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं। ये मैंने टॉपिक में भी पढ़ाया था, बुक में भी मौजूद है, मगर मैं दोबारा से एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो लिखी है मैंने कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय, वो एनर्जी जो मौजूद होती है या होती है इन अ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ दिस सब्सटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी बॉन्ड की मेकिंग की वजह से और उसकी फिजिकल स्टेट की वजह से उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं और उसे एच से जाहिर करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड डेल्टा जी। एंट्रोपी क्या है और फ्री एनर्जी क्या है, जिसे हम जिप्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो जिस वक्त मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो मैंने दोनों की डेफिनेशनें भी लिखी हैं, फार्मूले भी लिखे हैं, रिलेशनशिप भी लिखे हैं। अगर आप इसे किताब से तैयार करना चाहते हैं तो जाएं, खोलें अपनी किताब, पेज नंबर 129 पे आपको एंट्रोपी मिल जाएगी और पेज नंबर 133 के ऊपर आपको गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन और उसका रिलेशनशिप मिल जाएगा, वहीं से आप इनको लिखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये भी आप टेक्स्ट बुक से करेंगे, पेज नंबर 115 पे मौजूद है, मैंने डिटेल के साथ चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मुझसे ही पढ़ते हैं, उनको मालूम है ये बात। ई क्वेश्चन देखें, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन करें। कौन कौन सी टर्म्स हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यानी शॉर्टकट में लिखा है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन पेज नंबर 124 पे मौजूद है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन पेज नंबर 125 पे है और एटमाइजेशन 116 पे और कंबस्शन 115 पे, वहीं से करेंगे। तो ये वो थे सवालात जो हमें बुक से मिल जाते हैं। अब बचे हुए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम स्टडी करेंगे और मैंने लिखा भी है, बहुत आसान है, आइए इनको स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई, क्यों लेटेस्ट एनर्जी इज लार्जर नेगेटिव वैल्यू।
जो लैटिस एनर्जी होती है उसकी मिकदार बड़ी क्यों होती है, ज़्यादा क्यों रिलीज होती है लैटिस एनर्जी? तो मैं आपको बताऊं, लैटिस एनर्जी होती ये है कि जब गैस की हालत में पॉजिटिव आयन और गैस की हालत में नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं तो आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड बनता है और इन दोनों आयंस के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप होती है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं और मिकदार बहुत ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी की। और यारो ये देखो कि यहाँ पर जो एग्जांपल है NaCl की, उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू है 787। बिस्मिल्लाह 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 करा बिस्मिल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह, 786 होती है बिस्मिल्लाह, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हुए लोग लिखते हैं 786, तो ये है 787, बिस्मिल्लाह से एक नंबर आगे। वो जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया और रीड कराता हूँ। लैटिस एनर्जी इज अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू, लैटिस एनर्जी जो है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है और नेगेटिव में होती है जब बॉन्ड बन रहा होता है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम फ्री आयंस, फ्री आयंस से आयोनिक सॉलिड बनता है, इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मिकदार, अच्छी खासी मिकदार एनर्जी की रिलीज होती है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अच्छी खासी अट्रैक्शन होती है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। फॉर एग्जाम्पल यहां तक आप ये भी लिख देंगे, ये है इस सवाल का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी देखें, वो कहता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड अफेक्ट करता है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बदलने से लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है वो बदल जाती है। तो प्यारे बेटे आपको तो पता है पड़ा कि लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, ये दोनों के फैक्टर सेम हैं। मैंने क्या लिखा? द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी की मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। पहला साइज ऑफ द आयंस, आयंस का साइज, और दूसरा चार्ज ऑन आयन। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें, इन दोनों फैक्टर्स को कलेक्ट करें तो क्या होता है? दीज टू फैक्टर्स कलेक्टिवली कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इन दोनों फैक्टर को अगर इकट्ठा करें तो चार्ज डेंसिटी बनती है और चार्ज डेंसिटी जो है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी हायर इज द लैटिस एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट, अगर ग्रेटर है चार्ज डेंसिटी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, अगर कम है चार्ज डेंसिटी तो लैटिस एनर्जी कम है। ओके मैं इधर क्या लिखता हूं, मैं इसी बात को जो है ना समराइज करके इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला लिखता हूं। आपने भी जरूर लिखना है कि ये जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब अगर साइज बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी। और सेम इसी तरह से अगर आयन का साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये बिल्कुल बेहतरीन आंसर हैं मैंने जो लिखे हैं, आप इन्हीं को नोट्स में अपने जो भी आप बना रहे हैं वहां पे लिख लीजिए। आइए एच वाला सवाल पढ़ते हैं। वाई हाइड्रेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। ये हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? जब आप किसी साल्ट को ना पानी में डालते हैं तो साल्ट अपने आयंस में टूटता है, तो उस साल्ट के जो आयंस हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल उसे घेरते हैं। जैसे Na पॉजिटिव के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल उसे घेर लेंगे, Cl नेगेटिव के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल उसे घेर लेंगे। ना सिर्फ घेरेंगे बल्कि पानी के मॉलिक्यूल उन आयंस के साथ इंटरेक्शन बॉन्ड भी पैदा करेंगे, बॉन्ड भी बनाएंगे, जिसे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो जब आपको पता है बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस हाइड्रेशन वाला। आइए मैं रीड करवा दूं, तो क्या लिखा हुआ है? द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर गैसियस आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जो गैसियस आयंस हैं वो जब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? ड्यूरिंग हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के दौरान
वाटर मालिक्यूल स्ट्रांगली अट्रैक्ट द आइंस थ्रू आयन डाइपोल फोर्सेस। पानी के मालिक्यूल उन आइंस को स्ट्रांगली अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं आयन डाइपोल फोर्स के जरिए। ये मैंने अंदर बताए हुए हैं चैप्टर के अंदर। दिस रिलीज एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, मेकिंग द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी रिलीज हो गई तो उस प्रोसेस का नाम क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। यस सर। आगे चलो 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 भाई, आगे चलो। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। सवाल क्या है? चुप करो। आइडेंटिफाई ब्रोकन एंड फॉर्म्ड बॉन्ड। आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में जो है मीथेन यानी CH4, इसकी कंबस्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी। ये एक रिएक्शन है। जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करना है? कितने कार्बन हैं? एक। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने बनेंगे? एक। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो पानी उसका हाफ बनेंगे। नहीं, हाइड्रोजन है 4 और 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो पानी 2 बनेंगे। ओके। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन इधर हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं। 2 और 2 4। यहाँ कितने हैं? 2। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मीथेन है। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो कहता है टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आया है वो आप बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने हेस्ला में आपको पढ़ाया था कि ये वाला फार्मूला लगाते रहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इस फार्मूले से। अब इस फार्मूले के लिए हमें बॉन्ड एनर्जीज चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, सिर्फ बात समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई ऑल द बॉन्ड्स दैट नीड टू बी ब्रोकन। उन बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करें जिन्हें तोड़ने की जरूरत है, एंड ऑल द बॉन्ड दैट नीड टू बी फॉर्म्ड, और उन बॉन्ड्स को तलाश करें जिन्हें बनाने की जरूरत है, टू कैरी आउट अ बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन डेल्टा एच, ताकि हम डेल्टा एच को फाइंड आउट कर सकें। वैल्यूज नहीं, सिर्फ तलाश करना है। अब देखो भाई जी, इसमें ये रिएक्टेंट हैं, ठीक है, इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके भी बॉन्ड टूटेंगे, तो बॉन्ड्स विच आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट। अब CH4 है, इसे खोल के लिखूं, देखो CH4 यूं होता है, ये देखो इसमें कौन सा बॉन्ड है? C और H का बॉन्ड है। कितने हैं? 4। तो 4 CH बॉन्ड्स इन CH4। यस, ओके। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन में ये बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में। यहाँ कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन O2, और टोटल कितने हैं? 2। तो ये 2, ये 4 CH बॉन्ड तोड़े जाएंगे और 2 OO वाले बॉन्ड तोड़े जाएंगे। ठीक हो गया जी? हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब वो देखेंगे जो बॉन्ड बनने हैं, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में जो बॉन्ड बनेंगे, प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जरा खोलो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है स्ट्रक्चर प्यारे बेटे, ये ठीक है। इसमें CO का बॉन्ड है डबल और CO का बॉन्ड है डबल, तो 2 बॉन्ड हैं CO वाले, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स 2 हैं जो कि CO2 में हैं जो बनेंगे। और पानी को देखें तो पानी को खोल के देखें तो पानी का ये स्ट्रक्चर होता है, एक बॉन्ड ये है, एक ये है। एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बनने हैं, O और H वाले। हमारे पास कितने पानी के मॉलिक्यूल थे? 2। तो वो क्या कहता है कि OH बॉन्ड जो है वो टोटल 4 बनेंगे, 4, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड हैं, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल में 4 OH बॉन्ड्स बनेंगे इन H2O। सही हो गया। और आखिर में आप लिखेंगे यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। अगर इनकी बॉन्ड एनर्जियां हमारे पास हों तो डेल्टा H कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको दिया है। ओके, यस सर, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जे वाला मैं पढ़ भी लेता हूं कि फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए हमें जिप्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बताएं और हमें एंथैल्पी के बारे में भी बताएं और एंट्रोपी के बारे में भी बताएं। अब तीनों चीजें आपने वो वाली बतानी है जो स्पॉन्टेनियस के लिहाज से फेवर हो, यानी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को सपोर्ट करें। तो आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसको देख लें, ये 2 लाइनों का ही आंसर है। पहले पॉइंट में मैंने लिखा है इफ डेल्टा G इज नेगेटिव, यानी अगर डेल्टा G लेस देन जो है वो 0 हो तो वो नेगेटिव होती है। द रिएक्शन क्या होता है, हमने टॉपिक में पढ़ा था, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस।
रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी ये फाइनली क्लियर कट है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हर लिहाज से स्पॉन्टेनियस होगा। अब दूसरी बात है, आर रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा, रिएक्शन अब भी स्पॉन्टेनियस होगा अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो। ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी बताया है। अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद होता है, आप उसको हीट नहीं देते क्योंकि वो उल्टा हीट निकाल रहा है। और बात करूं एंट्रोपी की, तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी का बढ़ना और हीट का रिलीज होना, ये दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी की तरफ ही इशारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है हमारे पास के वाला। के क्वेश्चन है कि द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी आप किसी चीज को, किसी साल्ट को, किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव क्यों होगी, नेगेटिव क्यों होगी, ये क्वेश्चन है। आंसर देखें, बहुत आसान है, मैंने लिखा है, दो चीजें लिखी हैं। देखें भाई, वो कहता है कि आ पॉजिटिव डेल्टा HSOL जब होता है तो वो क्या जाहिर करता है? एन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस। अगर डेल्टा HSOL की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस है। इट मींस, इसका मतलब ये है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग, इर्द गिर्द से, ड्यूरिंग द डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट। जब आप सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इर्द गिर्द से हीट जज्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, इसलिए उसकी डेल्टा HSOL जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव में होगी। दूसरा केस बिल्कुल इसके उलट होगा, वो लिखा हुआ है आ नेगेटिव डेल्टा HSOL यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जाहिर करती है कि एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस हुआ है, और इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो खारिज हुई है सिस्टम से ड्यूरिंग द डिसॉल्विंग ऑफ सोल्यूट। तो ये दोनों जवाब आपने इस सवाल के अंदर लिखने हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में उसने सवाल हमसे किया है कि टू आइंस हैं विद सिमिलर चार्ज, दो आइंस हैं उनका चार्ज सिमिलर है मगर साइज मुख्तलिफ है, और इसी तरह से सिमिलर अगर चार्ज है मगर सिमिलर अगर साइज है और चार्ज मुख्तलिफ है, तो उनकी जो है ना आपने हाइड्रेशन को एक्सप्लेन करना है कि उनकी हाइड्रेशन कैसे होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, मुश्किल भी लग रहा है, मगर है आसान। जब हम इसका जवाब समझेंगे तो हमें सवाल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वही बात है जो हम ऑलरेडी अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बात आती है इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी की। तो उसने क्या लिखा है कि आइंस जो होते हैं, ये मैं जवाब लिख रहा हूँ एल क्वेश्चन का, आइंस विद हायर चार्ज डेंसिटी, वो आइंस जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी, यानी कि हायर चार्ज होगा और स्मॉल साइज होगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला लिखा हुआ है कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज है स्मॉल तो चार्ज डेंसिटी है ज्यादा, अगर चार्ज है ज्यादा तो भी चार्ज डेंसिटी है ज्यादा। दोनों केसेस में जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्यों? अब देखो, वो कहता है आइंस विद हायर चार्ज डेंसिटी अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल मोर स्ट्रांगली लीडिंग टू स्ट्रांगर आयन डाइपोल फोर्स। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना किसी आयन की, तो वो पानी के मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अपने साथ जोड़ के रखेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। हैं स्ट्रांगली लीडिंग टू स्ट्रांग आयन डाइपोल फोर्स, दिस रिलीज मोर एनर्जी, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होगी, मेकिंग द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी है वो मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगी। फिर ये भी लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, और ये एग्जांपल लिखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन। वजह क्या है? मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है, इसका चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, और इसका चार्ज कम है, साइज ज्यादा है। तो बिकॉज मैग्नीशियम आयन हैज हाई चार्ज एंड स्मॉलर साइज देन सोडियम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी किया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर जो होगा वो होगा ऑन। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर 13वां लेक्चर है जी, हम 14वां लेक्चर पढ़ेंगे, वो होगा न्यूमेरिकल पे। 4 से 5 न्यूमेरिकल हैं, वो हम इंशाल्लाह करवाएंगे।
तो स्क्रीनशॉट ले लें, मौजे कीजिए। मैंने मेहनत की है, अल्लाह आपको भी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और आगे बढ़ने की भी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।